नमस्कार दोस्तों। और आज की पहली कहानी मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की है। ये बात 30 जनवरी 2025 की है। शिवपुरी में पिछोर थाना है। 9 फरवरी की दोपहर भिंड के लाहार थाने से पिछोर थाने के टीआई को फोन किया गया और वहां दर्ज एक गुमशुदगी के मामले में मदद मांगी गई। लाहार थाने से बताया गया कि 21 साल के प्रिंस तिवारी की गुमशुदगी एक दिन पहले दर्ज कराई गई थी। परिवार वालों को शक था कि 5 फरवरी से लापता प्रिंस के गायब होने में छिखाया गांव के सतीश लोधी का हाथ हो सकता है, क्योंकि प्रिंस का अफेयर सतीश की पत्नी सुधा से चल रहा था। लाहार थाने से फोन आने के बाद पिछोर थाना टीआई ने एक टीम छिखाया गांव भेजी, लेकिन वहां सतीश के घर पर ताला लगा मिला तो मामला ठंडा पड़ गया। फिर 13 फरवरी के दिन छिखाया गांव से पुलिस को सतीश लोधी के मकान से तेज दुर्गंध आने की खबर मिली। पुलिस मौके पर पहुंची और घर की तलाशी ली। पता चला कि बदबू घर के पीछे बने शौचालय के गटर से आ रही थी। पुलिस ने गटर का पत्थर हटाया तो अंदर एक युवक की लाश मिली, जिसकी गर्दन पर गहरा घाव था। फिर लाहार से प्रिंस की मां, परिजन और दोस्त बुलाए गए, जिन्होंने शव की पहचान प्रिंस तिवारी के रूप में की। पुलिस को पहले ही सतीश लोधी पर शक था, क्योंकि प्रिंस की गुमशुदगी के मामले में उसी का नाम सामने आया था। अब जब उसके घर की गटर से प्रिंस की लाश मिली तो पुलिस का शक यकीन में बदल गया। सतीश को हिरासत में लेकर जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने ज्यादा देर तक झूठ नहीं बोला और अपना गुनाह कबूल कर लिया और हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी भी बरामद करवा दी। इसके बाद पूरी कहानी सामने आ गई। मृतक प्रिंस तिवारी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जालौन का रहने वाला था। 2 साल पहले प्रिंस को लाहार के एक प्राइवेट कॉलेज में बी फार्मा में एडमिशन मिला तो वो वहीं किराए पर कमरा लेकर रहने लगा। पहले ही दिन जब वो कॉलेज में रूम ढूंढने की बात कर रहा था तो वहां के स्टाफ से उसने इसके बारे में पूछा। संयोग से कॉलेज में गार्ड की नौकरी करने वाला सतीश लोधी वहीं खड़ा था। उसने पूछा, क्या तुम्हारी नजर में कोई मकान खाली है? गार्ड ने कहा, मैं जिस मकान में रहता हूं उसी मकान में मेरे पड़ोस वाला मकान खाली है, तुम चाहो तो चलकर देख लो। प्रिंस ने सतीश से कहा, ठीक है, कल आकर देख लूंगा। दूसरे दिन जब प्रिंस सतीश के घर पहुंचा तब तक सतीश कॉलेज जा चुका था। प्रिंस ने सतीश को फोन किया। सतीश ने फोन पर उसे बताया, घर पर मेरी पत्नी सुधा से चाबी ले लेना और मकान देख लो। यहीं प्रिंस और सुधा की पहली मुलाकात हुई। जैसे ही सुधा दरवाजे पर आई, प्रिंस उसे देखता ही रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक गार्ड की बीवी इतनी खूबसूरत हो सकती है। सुधा ने उसे खुद मकान दिखाया और फिर जबरदस्ती बैठाकर चाय भी पिलाई और कहा, तुम तो ठीक ठाक लड़के लगते हो, कहीं कोई गलत आदमी आकर पड़ोसी न बन जाए, इसलिए तुम ही किराए पर ले लो। शाम को ही प्रिंस ने मकान मालिक से बात की और एक कमरा किराए पर ले लिया। बेटे को खाने पीने की कोई दिक्कत न हो, इसलिए उसकी मां भी आकर उसके साथ रहने लगी। इधर धीरे धीरे प्रिंस की सतीश से दोस्ती होने लगी और इसी बहाने उसकी सुधा से भी नजदीकियां बढ़ने लगी। सुधा भी जल्दी समझ गई कि ये नया नया जवान लड़का उससे क्या चाहता है, इसलिए उसने भी कोई सख्ती नहीं दिखाई। सतीश के पड़ोस में रहने के 2 महीने बाद ही एक रात जब सतीश कॉलेज गार्ड की ड्यूटी पर गया हुआ था, सुधा ने प्रिंस को इशारे से बुला लिया। प्रिंस तो खुद इसी मौके की तलाश में था, इसलिए जैसे ही उसकी मां सो गई, वह चुपचाप उठकर पड़ोस के कमरे में चला गया, जहां सुधा पहले से जाग रही थी और उसका इंतजार कर रही थी। सुधा शादीशुदा थी जबकि प्रिंस अनाड़ी, इसलिए अपने जवानी के पाठ सुधा ने प्रिंस को सिखाए। प्रिंस के लिए तो यह मकान और सतीश से दोस्ती दोनों वरदान जैसी लगने लगी, इसलिए वह सतीश पर पैसा भी खर्च करने लगा। सतीश को शराब पीने की लत थी, जबकि प्रिंस कभी कभी दोस्तों के साथ बियर पी लिया करता था, लेकिन सतीश के करीब जाने के लिए उसे भी शराब पीनी जरूरी लगी। इसलिए वह पढ़ाई का बहाना बनाकर मां से कहता कि दोस्त के घर जा रहा है और फिर सतीश के साथ बाहर जाकर शराब पीने और उसे पिलाने लगा। रोज का यही सिलसिला था। रात में सतीश उसे अपने साथ घर लाता, फिर खुद बीवी के साथ दूसरे कमरे में सो जाता और प्रिंस को एक अलग कमरे में सुला देता। सुबह होते ही प्रिंस मां से नजरें बचाकर चुपचाप अपने घर लौट आता। धीरे धीरे प्रिंस और सुधा एक दूसरे में डूबते जा रहे थे। प्रिंस को सुधा से इतना लगाव हो गया था कि उसने इस रिश्ते की बात अपने चचेरे भाइयों और सबसे खास दोस्त सत्यम राजावत को भी बता दी थी। दोनों के बीच साल भर से अवैध संबंध चल रहे थे। सतीश की जब रात ड्यूटी होती तो प्रिंस अक्सर सुधा के साथ ही रात बिताता था।
और जब सतीश दिन ड्यूटी पर होता तब भी शराब पीने पिलाने के बाद प्रिंस सुधा के ही घर में सोता। इस दौरान दूसरे कमरे से प्रिंस सुधा और सतीश की लाइव फिल्म भी छुपकर देखता रहता था। वास्तव में प्रिंस को सुधा को किसी और के साथ देखना अच्छा नहीं लगता था। जब वह सुधा से ये बात कहता तो सुधा उसे समझा देती। कुछ दिनों के बाद जब ठंड तेज पड़ने लगी तो प्रिंस ने सतीश से कहा, यार बाहर तो ठंड बहुत लगती है, अगर सुधा भाभी को ऐतराज ना हो तो हम घर पर ही बैठकर पी लिया करेंगे। उसके बाद सतीश के घर दोनों शराब पीने लगे। कुछ दिनों के बाद जब ठंड तेज पड़ने लगी तो प्रिंस ने सतीश से कहा, यार बाहर तो ठंड बहुत लगती है, अगर सुधा भाभी को ऐतराज ना हो तो हम घर पर ही बैठकर पी लिया करेंगे। उसके बाद सतीश के घर दोनों शराब पीने लगे, जिसके बाद ही सतीश शराब लाने घर से बाहर निकलता। प्रिंस और सुधा अपनी अय्याशी में डूब जाते। प्रिंस और सुधा की जिंदगी में अब यह सिलसिला आम हो गया था। हर कुछ दिनों में प्रिंस सतीश को शराब लेने भेज देता और पीछे से सुधा के साथ अपनी वासना की भूख मिटाने में जुट जाता। लेकिन यह खेल कब तक चलता? उस दिन भी वही हुआ, मगर इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया। एक दिन सतीश ने शराब पहले ही घर लेके आया था, लेकिन शराब कम होने का बहाना बनाकर प्रिंस ने सतीश को शराब लाने भेज दिया। लेकिन यह खेल कब तक चलता? उस दिन भी वही हुआ, मगर इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया। सतीश शराब लेने निकला तो सही, लेकिन नशे की हालत में गाड़ी संभालना मुश्किल हो रहा था। एक्सीडेंट के डर से वह बीच रास्ते से ही लौट आया। घर पहुंचते ही उसने जो देखा उसने उसे पागल कर दिया। प्रिंस और सुधा रंगे हाथों पकड़े गए। गुस्से से तिलमिलाए सतीश ने प्रिंस से झगड़ा शुरू कर दिया। प्रिंस को डर था कि कहीं शोर सुनकर पड़ोस से कोई आ न जाए। हालात बिगड़ते देख वह चुपचाप वहां से भाग निकला और अपने दोस्त के कमरे में जाकर सो गया। लेकिन दूसरी तरफ सुधा ने लाख कस्में खाईं। रो रोकर सतीश को समझाने की कोशिश की कि उसे गलतफहमी हुई है, मगर सतीश ने जो देखा था उसे झुठलाना मुमकिन नहीं था। उसने सुधा की किसी भी बात पर भरोसा नहीं किया। सतीश को अपनी पत्नी की खूबसूरती का एहसास था, इसलिए ही उसने प्रिंस को किराएदार रखा था ताकि कॉलेज में रहने वाला यह छात्र सही माहौल में रहे। लेकिन प्रिंस ने तो सुधा पर ही कब्जा कर लिया था। अब सतीश को लगने लगा कि जो औरत एक बार भटक गई वो दोबारा रास्ते पर नहीं आ सकती। बदनामी से बचने के लिए उसने चुपचाप कॉलेज की गार्ड की नौकरी छोड़ दी और अपने गांव छिरवाया लौट आया। सतीश और सुधा के शहर छोड़ने के बाद कुछ दिनों तक प्रिंस शांत रहा, लेकिन आखिरकार एक दिन उसने सुधा को फोन लगा ही दिया। अब आए दिन उनकी फोन पर ही बातें होने लगी। इसके बाद जब भी सतीश घर से बाहर जाता, सुधा प्रिंस को फोन करके अपनी तन की आग बुझाने की कोशिश करने लगती, मगर इससे आग बुझने के बजाय और भड़कने लगी। अब दोनों ने सतीश से छुपकर गांव में भी मिलना शुरू कर दिया, जिससे उनके अवैध रिश्ते की कहानी एक बार फिर आगे बढ़ने लगी। वह इस बार भी वैलेंटाइन डे सुधा के साथ मनाना चाहता था, लेकिन अब यह संभव नहीं था। इसलिए जब उसने इस बारे में सुधा से कहा तो सुधा बोली, 6 फरवरी को सतीश बाहर जा रहा है, उस दिन तुम आ जाओ तो हम अपना वैलेंटाइन डे मना लेंगे। इसलिए ही सुधा की बात सुनकर प्रिंस ने खुश होकर हामी भर दी। इसके बाद प्रिंस 5 फरवरी को घर से निकलकर पिछोर आने के बाद 6 फरवरी को सुधा द्वारा सतीश के घर से निकल जाने का इशारा पाकर प्रिंस उसके घर पहुंच गया। प्रिंस को देखते ही सुधा उससे लिपटकर वासना के सागर में डूब गई। दोनों को यकीन था कि सतीश आज वापस नहीं आएगा, इसलिए प्रिंस रात रुकने की पूरी तैयारी करके आया था। रात में खाना खाने के बाद दोनों ने कई बार पाप के सागर में डुबकी लगाई और फिर थककर बिना कपड़ों के ही गहरी नींद में सो गए। संयोग से उस रात ठंड कम थी और दूसरी तरफ सतीश को अचानक रात में ही एक रिश्तेदार की गाड़ी मिल गई, जिससे अगले दिन आने के बजाय वह उसी रात घर लौट आया। घर पहुंचते ही सतीश ने प्रिंस को अपनी पत्नी के साथ बिना कपड़ों के गहरी नींद में सोते देखा। यह नजारा देखते ही उसका गुस्सा फूट पड़ा। गुस्से में बेकाबू सतीश ने पास रखी कुल्हाड़ी उठाई और प्रिंस की गर्दन उड़ा दी। फिर उसकी लाश को घसीटकर घर के गटर के गड्ढे में फेंक दिया। उसे यकीन था कि गटर की बदबू में सड़ती लाश की दुर्गंध किसी को महसूस नहीं होगी। लेकिन 7 दिन बाद पड़ोसियों ने बदबू की शिकायत की। पुलिस आई और जांच शुरू हुई। कुछ ही देर में गटर से लाश बरामद हुई और सतीश का खौफनाक राज खुलकर सबके सामने आ गया। लेकिन जुर्म कब तक छिपता? 7 दिन बाद पड़ोसियों को बदबू आई और जब पुलिस पहुंची तो सारा राज खुल गया। सतीश ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। एक तरफ प्रिंस औरत के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठा, दूसरी तरफ सतीश का परिवार बर्बाद हो गया
और सुधा, उसने जिस रिश्ते के लिए अपने पति को धोखा दिया, वही रिश्ता उसकी बर्बादी का कारण बन गया। और आज की दूसरी कहानी तमिलनाडु के चेन्नई की है। ये बात 30 जनवरी 2025 की है। चेन्नई में एक जगह है थिरुमुल्लाई वॉयल। इसी इलाके में एक अपार्टमेंट था जहां कमला नाम की एक महिला रहती थी। पिछले 4-5 दिनों से उसे एक अजीब सी बदबू महसूस हो रही थी, जिससे वह काफी परेशान थी। बार बार कोशिश करने के बावजूद वह समझ नहीं पा रही थी कि यह बदबू आखिर आ कहां से रही है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, बदबू और तेज होती गई। आखिरकार जब सहना मुश्किल हो गया तो कमला ने अपार्टमेंट के बाकी लोगों को इकट्ठा किया। जब सभी लोग इकट्ठा हुए तो उन्होंने अलग अलग फ्लैट्स और कॉरिडोर में जाकर बदबू का कारण तलाशने की कोशिश की। कुछ लोगों को लगा कि शायद ये किसी खराब पड़े खाने या गटर से आ रही होगी, लेकिन जब उन्होंने एक बंद पड़े फ्लैट के दरवाजे के पास जाकर सूंघा तो बदबू सबसे ज्यादा वहीं से आ रही थी। यह देखकर सबके चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। अपार्टमेंट के गार्ड को बुलाकर दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर इंतजार करने के बाद जब दरवाजा नहीं खुला तो किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि फ्लैट पर ताला लगा हुआ था। सबसे पहले उन्होंने फ्लैट के मालिक को बुलाने की कोशिश की, लेकिन उससे संपर्क नहीं हो पाया। इसके बाद पुलिस ने आसपास के लोगों से फ्लैट के मालिक के बारे में पूछताछ शुरू की। पड़ोसियों ने बताया कि यह फ्लैट कई दिनों से बंद पड़ा है और यहां रहने वाले व्यक्ति को काफी समय से किसी ने नहीं देखा। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि फ्लैट से अजीब सी बदबू आ रही थी, लेकिन किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पुलिस को मामला संदिग्ध लगा। उन्होंने सोसाइटी के गार्ड से फ्लैट मालिक के बारे में और जानकारी ली और उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकालने की कोशिश की, लेकिन जब कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया तो पुलिस ने ताला तोड़कर अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और अंदर कदम रखा तो सामने का नजारा देखकर सन्न रह गई। बिस्तर पर 2 लाशें एक दूसरे से चिपकी पड़ी थीं और हालत देखकर साफ लग रहा था कि मौत 2-3 महीने पहले हुई होगी। कमरे में चारों तरफ नजर घुमाने पर पुलिस को कुछ केमिकल्स रखे मिले और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि रूम का एसी अब भी चालू था। यहीं पुलिस को गड़बड़ महसूस हुई। जब अंदर सिर्फ 2 लोग थे और दोनों मर चुके थे तो एसी कौन चला रहा था और ये केमिकल्स यहां किस लिए रखे गए थे? बस यहीं से पुलिस को शक हो गया कि इस केस में कोई तीसरा शख्स जरूर शामिल है। पुलिस ने आसपास के लोगों को शव दिखाए ताकि उनकी पहचान की जा सके। पड़ोसियों ने पुष्टि की कि ये शव सिंथिया और उसके पिता सैमुअल शंकर के ही थे। दोनों कई महीनों से नजर नहीं आए थे, जिससे लोगों को पहले ही शक हो रहा था, लेकिन किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि फ्लैट अक्सर अंदर से बंद ही रहता था। पड़ोसियों ने यह भी बताया कि इस घर में कभी कभी एक आदमी आता जाता था, लेकिन वो कौन था ये किसी को ठीक से नहीं पता। अब पुलिस का शक और गहरा गया कि इस मामले में जरूर कोई तीसरा शख्स शामिल है। पुलिस ने आगे की जांच के लिए आसपास के लोगों से और जानकारी जुटानी शुरू की और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब पुलिस को इस बात का पता लगाना था कि ये मौतें स्वाभाविक थीं या फिर इसके पीछे कोई साजिश थी। पुलिस ने तुरंत सिंथिया के रिश्तेदारों को बुलाया। जो भी नजदीकी रिश्तेदार थे वे सब आ गए। इसके बाद पुलिस ने सिंथिया का फोन जब्त किया और उसकी कॉल डिटेल्स खंगालनी शुरू की। कॉल रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि 4 महीने पहले सिंथिया ने सबसे ज्यादा कॉल जिस इंसान को की थी उसका नाम भी सैमुअल था। पुलिस को शक गहराने लगा और उन्होंने सैमुअल को ट्रेस किया। लोकेशन ट्रैक करने पर पता चला कि सैमुअल इस वक्त कांचीपुरम में है। बिना देर किए पुलिस की एक टीम कांचीपुरम रवाना हुई और उसे पकड़ लिया। जब पुलिस ने सैमुअल को हिरासत में लिया तो वह डर गया। पूछताछ शुरू होते ही पहले तो उसने गोलमोल जवाब देने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई की तो उसने एक एक कर पूरा सच उगल दिया। 70 साल के सैमुअल शंकर वेल्लोर जिले के रहने वाले थे। उनकी 35 साल की बेटी सिंथिया की शादी हो चुकी थी, लेकिन किसी वजह से उसका अपने पति से विवाद हो गया। इस विवाद के चलते सिंथिया ने अपने पति से तलाक ले लिया और उसके बाद से वह अपने पिता के साथ रहने लगी थी। अब सिंथिया अपने पिता के साथ रहने लगी क्योंकि सैमुअल शंकर भी अकेले थे। सिंथिया की मां की मौत हो चुकी थी और उसके बाद पिता बेटी एक दूसरे का सहारा बन गए। लेकिन सैमुअल शंकर की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। उन्हें लिवर की समस्या थी और उनका इलाज चल रहा था। उनकी डायलिसिस भी लगातार होती थी क्योंकि डायबिटीज के कारण उनकी तबीयत अक्सर बिगड़ जाती थी।
इस वजह से उन्हें बार बार वेल्लोर से चेन्नई आना जाना पड़ता था। इसीलिए उन्होंने अपने इलाज के लिए चेन्नई के अवाड़ी के थिरुमुल्लवैयल इलाके में एक किराए के निजी अपार्टमेंट में रहना शुरू कर दिया। यहां से अस्पताल जाना उनके लिए आसान था और इलाज में कोई रुकावट न हो, इसलिए उन्होंने यहीं रहने का फैसला किया। सिंथिया अपने पिता की पूरी देखभाल करती थी। अस्पताल के चक्कर, दवाइयों का ध्यान रखना और घर के बाकी काम सब कुछ वही संभाल रही थी। उनका यही रोजमर्रा का जीवन चल रहा था। सोशल मीडिया के जरिए सिंथिया की मुलाकात सैमुअल से हुई, जो ऑस्ट्रिया का रहने वाला और पेशे से एक होम्योपैथिक डॉक्टर था। शुरुआत में दोनों के बीच हल्की फुल्की बातचीत होती थी, लेकिन धीरे धीरे ये बातचीत बढ़ने लगी। सिंथिया अपनी जिंदगी में अकेली थी और उधर सैमुअल की जिंदगी में भी कोई नहीं था। अकेलेपन ने दोनों को एक दूसरे के करीब ला दिया। उनकी बातचीत गहरी होती गई और देखते ही देखते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। जो सैमुअल था, उसने सिंथिया से कहा, तुम्हारे पिता बीमार रहते हैं और तुम भी अकेली हो, क्यों ना हम तीनों एक साथ रहें। सिंथिया को भी ये बात ठीक लगी। उसे लगा कि अगर सैमुअल साथ रहेगा तो न सिर्फ उसे एक साथी मिलेगा, बल्कि पिता की देखभाल में भी मदद हो जाएगी। यही सोचकर दोनों ने फैसला किया कि सैमुअल अब उनके साथ रहेगा। इस तरह सैमुअल, सिंथिया और उसके पिता तीनों एक ही घर में रहने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यह फैसला उनकी जिंदगी को किस ओर मोड़ देगा। सिंथिया के पिता सैमुअल शंकर का डायलिसिस लगातार चल रहा था। उनकी तबीयत पहले से ही खराब थी और लिवर इन्फेक्शन भी बढ़ता जा रहा था। इस वजह से सिंथिया उन्हें बार बार अस्पताल लेकर जाती थी ताकि उनका इलाज सही तरीके से हो सके। लेकिन जब से एबेनेजर उनके साथ रहने आया, तब से सैमुअल शंकर का इलाज भी वही करने लगा। शुरुआत में सब ठीक लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे सैमुअल शंकर की तबीयत और बिगड़ने लगी। लिवर इन्फेक्शन इतना बढ़ गया कि हालात बेकाबू हो गए। आखिरकार एक दिन सैमुअल शंकर की मौत हो गई। सैमुअल शंकर की मौत के बाद सिंथिया पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसी दौरान सैमुअल एबेनेजर ने सोचा कि अब यहां रुकना ठीक नहीं। एबेनेजर ने सिंथिया को समझाने की कोशिश की, अब जब तुम्हारे पिता नहीं रहे तो यहां रहने का कोई फायदा नहीं। हम बाहर चलते हैं, विदेश चलते हैं। मैं ऑस्ट्रिया लौट रहा हूं, तुम भी मेरे साथ चलो। वहां जाकर हम नई जिंदगी शुरू करेंगे। सिंथिया ये सुनते ही भड़क गई। उसकी आंखों में गुस्सा था, आवाज कांप रही थी। तुमने मेरे पिता की हत्या की है। तुम्हारी वजह से उनका इलाज सही से नहीं हुआ। तुम्हारी लापरवाही से उनकी मौत हो गई। अगर इलाज में तुमसे ना करवाकर हॉस्पिटल से करवाती तो मेरे पापा जिंदा होते। बस इसी बात पर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। बहस इतनी बढ़ गई कि गुस्से में एबेनेजर ने सिंथिया को जोर से धक्का दे दिया। धक्का इतना तेज था कि सिंथिया सीधा जमीन पर जा गिरी। गिरते ही उसका सिर जमीन से जोर से टकराया। कुछ ही सेकंड में उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा, सांसें थम गईं और सिंथिया की वहीं मौत हो गई। सिंथिया की मौत के बाद एबेनेजर पूरी तरह से घबरा गया। वो देख रहा था कि घर में दो लाशें पड़ी थीं। एक उसके पिता सैमुअल शंकर की, जिनकी एक दिन पहले ही मौत हुई थी, और दूसरी सिंथिया की, जिसकी उसने खुद हत्या कर दी थी। डर के मारे उसका दिमाग तेजी से भागने लगा। अगर पकड़ा गया तो फांसी हो सकती है, उम्र कैद भी मिल सकती है। मुझे बचना होगा। एबेनेजर होम्योपैथिक डॉक्टर था, इसलिए उसे पता था कि कुछ खास केमिकल्स बदबू को दबा सकते हैं। उसने ऐसे केमिकल्स खरीदे जिनसे लाशों से बदबू ना आए। इन केमिकल्स को पूरे फ्लैट में छिड़क दिया, बिस्तर, फर्श, दीवारें, हर जगह। लाशों पर भी छिड़काव किया ताकि गलने की बदबू बाहर ना जाए। भागने से पहले उसने घर की सारी लाइटें बंद कर दी, ऐसी चालू रखा ताकि तापमान कम रहे और लाशें जल्दी न सड़ें। फिर उसने फ्लैट का ताला लगाया और वहां से फरार हो गया। जब पुलिस को पता चला कि एबेनेजर ने ही सिंथिया की हत्या की थी और लाशों को छिपाने की कोशिश की थी, तो उन्होंने तुरंत उसके फोन को ट्रेस करना शुरू कर दिया। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। एबेनेजर ने बताया, मैंने जानबूझकर सैमुअल शंकर का इलाज गलत नहीं किया, लेकिन सिंथिया की मौत गुस्से में धक्का देने की वजह से हुई। हालांकि कानून के सामने यह कोई सफाई नहीं थी। पुलिस ने एबेनेजर को हत्या और सबूत मिटाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। अगर उसने गुस्से पर काबू रखा होता तो शायद सिंथिया जिंदा होती, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। एबेनेजर को उसकी गलती की भारी कीमत चुकानी पड़ी।
इस केस ने यह साबित कर दिया कि गुनाह कितना भी शातिराना क्यों ना हो, कानून के हाथ लंबे होते हैं। एक पल का गुस्सा पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले सोच विचार करना जरूरी है। जुर्म कितना भी छुपाया जाए, कानून से बचना मुश्किल होता है। आखिरकार अपराधी पकड़ा ही जाता है और सजा भोगनी पड़ती है। कोई भी मुश्किल हो, उसका समाधान कानून के दायरे में रहकर निकालना चाहिए। हिंसा से सिर्फ नुकसान होता है। जिंदगी में जल्दबाजी या भावनाओं में बहकर कोई फैसला लेना नुकसानदायक हो सकता है। सही गलत का ठंडे दिमाग से विश्लेषण करना जरूरी है। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।